बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ह्यूमंस ने जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो उनका क्राइटेरिया साइंटिफिक नहीं होता था पहले, क्योंकि पहले भाई साइंस ही नहीं थी तो साइंटिफिक क्राइटेरिया कहाँ से होगा। तो पहले जब और ह्यूमंस ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो उनका क्राइटेरिया होता था यूज़ और डिसयूज़ का। कौन से हम ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आ रहे हैं उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। जैसे जो को जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे फूड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के काम आ रहे हैं तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। जिन ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, शेल्टर के लिए, उनको एक कैटेगरी बना दी गई। और जिनका इस्तेमाल अपने कपड़े वगैरह क्लोथिंग के लिए करते हैं उनको किसी अलग कैटेगरी में रख दिया गया। तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता था ऑर्गेनिज्म का पहले, जब साइंस नहीं आई थी। एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने एक साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ किया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इस्तेमाल किए टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री शब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक जिनके पास लाल खून था और दूसरे जिनके पास नहीं था। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इससे मुझे तीन क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसे आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आदमी ने ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कैसे क्लासिफाई करना शुरू किया था। सो इट वाज ऑन द आर नीड टू यूज़ द ऑर्गेनिज्म फॉर आर ओन यूज़। सबसे पहले ऐसे क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि किसने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई शुरू करना किया था। सो इट वाज एरिस्टोटल, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। एंड थर्ड वन कि एरिस्टोटल ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। तो उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किए थे और प्लांट्स को ट्रीज हर्ब्स में और एनिमल्स को डिवाइड किया था, दैट विद हैड रेड ब्लड एंड दैट डिड नॉट। तो ये तीन क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं। लीनस ने दो किंगडम सिस्टम दिया था जिसमें प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम्स थी। एंड प्लांटे में ऑफ कोर्स उसने प्लांट्स इंक्लूड किए थे और एनिमेलिया में एनिमल्स। इसने इसने भी लीनस ने भी एक बहुत ही ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया यूज़ किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे कि एक अगर मैं बताऊं इसका क्राइटेरिया तो था कि ऑर्गेनिज्म दैट हैड सेल वॉल एंड ऑर्गेनिज्म दैट डिड नॉट। ये मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया इसने यूज़ किया तो इसकी कमी रह गई इसलिए। एंड क्योंकि लीनस ने सिर्फ एक या दो फीचर्स या कैरेक्टर्स यूज़ किए थे टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, सो उनके इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज थे तो उनके बारे में बताया गया यहाँ पे। इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यू कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। उसने ये क्राइटेरिया यूज़ ही नहीं किया था भाई। इट्स अ सेपरेट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन कि यू कैरियोट्स अलग होते हैं और प्रोकैरियोट्स अलग। इसने सिर्फ एक यूज़ किया था as far as mentioned in NCERT, that had organism that had cell wall and that did not। सिर्फ एक यूज किया था। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि ये क्लासिफाई कर देगा कि यूकैरियोट्स अलग होते हैं प्रोकैरियोट्स अलग। इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये भी उसने क्राइटेरिया यूज नहीं किया था। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इनके बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं किया इसने, क्योंकि ग्रीन एल्गी के पास भी सेल वॉल होती है और फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, तो दोनों को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा लीनस के सिस्टम ने। दैट्स वाई ये इसकी कमी रह गई लीनस सिस्टम की। दैट्स वाई इससे आगे एक एडवांस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी हमें। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि यू कैरियोट्स और प्रो कैरियोट्स इनको भी एक ग्रुप में कैसे डाल दिया लीनस के टू किंगडम सिस्टम ने, क्योंकि यू कैरियोट्स और प्रो कैरियोट्स जिनके पास सेल वॉल थी उनको एक ग्रुप में रख दिया गया और जिनके पास नहीं थी उनको एक ग्रुप में। इस क्राइटेरिया पे तो उनको क्लासीफाई नहीं किया गया कि किसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसका एडवांस न्यूक्लियस है, जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का क्राइटेरिया होता है। एंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के साथ भी वही किया गया। सो इट वाज फाउंड इनसफिशिएंट दिस टू किंगडम सिस्टम। एंड एक और फ्लॉ इसमें पाया गया कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। ना तो वो इसमें फॉल करते थे सेल वॉल वाली में, एंड विदाउट सेल वॉल वाली में भी फॉल नहीं कर रहे थे वो।
जो दो किंगडम यूज़ किए थे लिनस ने, प्लांटे और एनिमलिया। इसकी बात हो रही है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, आज की डेट में हम जानते हैं कि 5 किंगडम है टोटल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो ये तीनों किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तो प्लांटे और एनिमलिया में फॉल ही नहीं करेंगे। दैट्स वाई ये बोला है कि large number of organisms did not fall into the either category, whether plantae or animalia. That's how we can say this two kingdom system of classification was found inadequate, and इससे हायर लेवल के सिस्टम्स की हमें ज़रूरत महसूस होने लगी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेटर बिसाइड्स मॉर्फोलॉजी। या लीनेस ने सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किए थे, सो उसके अलावा हमें बहुत सारे और कैरेक्टर्स इंक्लूड करने की ज़रूरत थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को एक इलेबोरेट वे में क्लासीफाई कर पाएँ। A need was felt for including characters like cell structure and nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, and evolutionary relationships also. सो एक एक करके इन कैरेक्टर्स को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें इतने ये सारे कैरेक्टर्स भी चाहिए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। सेल स्ट्रक्चर, मैंने ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा है, यू कैरियोट्स है और प्रो कैरियोट है, ऐसे भी क्लासीफाई करना होगा हमें ऑर्गेनिज्म को सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। नेचर ऑफ वॉल मींस उस सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर इट इज़ ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, इसके आधार पर भी हमें क्लासीफाई करना चाहिए, ऐसा बोल रही है एनसीईआरटी। हैबिटेट, उसकी लोकेशन क्या है ऑर्गेनिज्म की, ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आल्सो, दीज all much characters we should include to classify organism in a better way. Though plant and animal kingdoms have been constant under all the system of classification, what organisms might be included in them have been changing. Yeah, दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनस ने दिया था, उसके बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम, और फाइनली विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आया। तो प्लांटे और एनिमेलिया सब में कांस्टेंट थे, लेकिन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उनके अंदर इंक्लूड होंगे ये चेंज होता रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया। जैसे जैसे नए सिस्टम किंगडम सिस्टम्स आए तो उनमें जिस आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं वो क्राइटेरिया बदलता गया, इसलिए कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर होने चाहिए ये भी चेंज होता रहा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते रहे इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे आपको ये टेबल दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, एंड यू मस्ट रिमेंबर इट हैज़ नथिंग टू डू विद विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। जो विटेकर ने यूज़ किया था क्राइटेरिया 5 किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए, वो यहाँ थ्योरी में दिया गया है। ये जो आपके सामने क्राइटेरिया दिए गए हैं कैरेक्टर्स, ये एनसीईआरटी ने खुद बनाए हैं थ्योरी रिसर्च करके। ये विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ है विटेकर का क्राइटेरिया। सो डोंट कंफ्यूज विद इट। पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं क्योंकि पहले आ रही है, थ्योरी को हम बाद में लिखेंगे। सो सबसे पहले सेल टाइप देखते हैं। इसी को अभी थ्योरी में कुछ देर पहले सेल स्ट्रक्चर भी बोला गया था। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होती है। इसका मतलब क्या है? प्रो मीन्स पहले, पुराना, एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। सो जिन ऑर्गेनिज्म में पुराना या ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, एंड उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते, ऐसे न्यूक्लियस को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। यानी ऐसे प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिर्फ मोनेरा यानी बैक्टीरिया की किंगडम होती है प्रोकैरियोटिक, बाकी सारी किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया ये होती हैं यूकैरियोटिक। यू मीन्स न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स
कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, सो न्यू टाइप ऑफ यानी एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं यूकैरियोन न्यूक्लियस, और इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूकैरियोटिक। या आगे है सेल वॉल। मोनेरा यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोजिक एंड पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से बना होता है ये। इसी जो कंपोजिशन है पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड, इसको कहने का एक और तरीका है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड वर्ड इज यूज्ड फॉर अमाइनो एसिड बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, एंड ग्लाइकन वर्ड इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसैकेराइड। सो ये जो वर्ड है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट द चैप्टर बट एग्जैक्टली द चैप्टर, बट ये ज़रूर एनसीईआरटी में, तो आपको ये डेफिनेटली याद रखना चाहिए। आई विल टेल यू जहाँ मिलेगा मुझे, आई विल डेफिनेटली रिमाइंड यू। आगे बात की गई है प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में आपको सीधे सीधे बताया गया कि प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम। तो डिटेल में हम जब प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि इनमें कुछ कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ कुछ में नहीं होती। इसलिए उसने यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें क्या क्या आएगा। पांच पांच ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर, तो इसमें सीधा लिख के छोड़ दिया कि प्रेजेंट इन सम। आप डिटेल में देखिए किंगडम के अंदर जाके क्या क्या हो रहा है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, और काइटिन होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीहाइड्रेट, ये मुझे पॉलीसैकेराइड, ये मुझे एग्जैक्टली याद है, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में है। काइटिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, ये होमोपॉलीमर्स का बना होता है, तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। प्लांटे में सेलुलोजिक होती है सेल वॉल, और एनिमेलिया में एबसेंट होती है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। सो सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा की सेलुलर होती है, ये बहुत क्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सा डिफरेंस है इन दोनों में, याद रखने में आसान है। फंजाई होता है मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू भी पाया गया, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों दे दिए एक साथ, इसका क्या मतलब हुआ। इट मीन्स इवोल्यूशन के मामले में जो फंजाई पहले आई थी वो सिर्फ मल्टी सेलुलर थी, उनमें सिर्फ मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था। लेकिन आगे जितनी फंजाई एडवांस होती गई एवोल्यूशन में, उनमें लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया। सो मल्टी सेलुलर इज फॉर द ओल्ड टाइप ऑफ फंजाई एंड लूज टिश्यू फॉर द एडवांस टाइप ऑफ फंजाई। आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों दो दो यूज़ किया है यहाँ पे। प्लांटे के अंदर टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हैं कि क्यों दो दो दिया है। एनिमेलिया के अंदर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, अगेन आप समझ सकते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमेलिया में पुराने या ओल्ड टाइप ऑफ एनिमल्स में है, एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत ही एडवांस एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो एवोल्यूशन में काफ़ी आगे हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यू नो वेरी वेल human being is the most advanced product of evolution। इस टेबल के अंदर आपको सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक्सेप्शंस इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जैसे कि एक एक्सेप्शन मैं आपको यही बता दूं कि एनिमेलिया के अंदर सेलुलर लेवल के भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनको पोरीफेरा बोला जाता है, उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ सिर्फ टिश्यू से स्टार्ट किया गया है, और टिश्यू स्टार्ट होता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा से। सो ये एक एक्सेप्शन हो गया यहाँ। सो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एक्सेप्शन यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट क्राइटेरिया बचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोनेरा में काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों पाए जाते हैं इसमें। ऑटोट्रॉफिक में भी दोनों टाइप, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेटिक वो जो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। हेटेरोट्रॉफिक यानी जो ऑटोट्रॉफिक, यू नो ना,
जो अपने आप अपना खाना बना लेते हैं या तो केमिकल्स की हेल्प से या सनलाइट की हेल्प से। हेटेरोट्रोफिक वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसमें भी दो टाइप हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक आर दोज who depends on a dead and decaying matter for their food needs, and parasitic are those जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर लॉज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सो पैरासिटिक एंड एंडो पैरासिटिक। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अभी के लिए इतना समझिए आप। आगे प्रोटिस्टा किंगडम है, इसमें भी आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक नहीं मिलेगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है भाइयों। जब हम ये किंगडम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, तो एक एक ऑर्गेनिज्म देखेंगे, हमें कहीं भी कीमोसिंथेटिक नहीं मिलेगा, तो हमें याद ही हो जाएगा कि इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर इसमें बोथ सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रीडेटर्स भी पाए जाते हैं, एक नई कैटेगरी। इसमें प्रीडेटर्स भी पाए जाते हैं। हम डिटेल में जब पढ़ेंगे इस किंगडम को, या तब हमें पता लग जाएगा, इसी चैप्टर के अंदर आने वाली है अभी कुछ देर में। आगे फंजाई है, फंजाई में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों पाए जाते हैं इनसाइड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफिटिक। ये लाइन आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, समरी के अंदर भी इसे इंक्लूड किया गया है। So yeah, you should definitely remember it. Out of sapro and parasitic, saprophytic are the most of the fungi. प्लांटे के अंदर ऑटोट्रॉफिक पाया जाता है और सिर्फ फोटोसिंथेटिक पाया जाता है, ये तो हमें पता ही है यार। हम किसी भी ऐसे प्लांट को नहीं चाहते जो कीमोसिंथेटिक है, सारे सनलाइट से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बहुत आसान है याद रखना। आगे एनिमेलिया है, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक और एक यूनिक फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है होलोजोइक। इसकी डेफिनेशन इसी चैप्टर के अंदर दी गई है आगे जाके। Holozoic mode of nutrition means ingestion of by ingestion of food and digestion of food inside body cavity. ये आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन मिल जाएगी आगे जाके इस चैप्टर में। एनिमेलिया के अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, याद रखना बहुत आसान है यार। अर्थवॉर्म के अंदर सैप्रोफिटिक ही होता है, वो डेड एंड डिकोइंग मैटर पे ग्रो करता है और न्यूट्रेंट साइकिलिंग में हाई हेल्प करता है। तो दैट्स हाउ याद रखना आसान है कि सैप्रोफिटिक भी होता है एनिमेलिया के अंदर। सो ये थी टेबल कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम्स। अब थ्योरी में बढ़ जाते हैं आगे। विटैकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया इंक्लूड किया था। मेन क्राइटेरिया क्या यूज़ किया उसने, ये आपके बहुत काम का हो सकता है। पीवाईक्यू में ये बार बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, पहला क्राइटेरिया कि वेदर इट्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, और ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये क्राइटेरिया भी उसने यूज़ किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेदर ऑटो और हेट्रोट्रोफिक। रिप्रोडक्शन वेदर asexual or sexual, and phylogenetic relationship also. Phylogenetic means evolutionary relationship. This phylogenetic word is associated with evolution, you should definitely remember it, आगे भी आने वाला है ये। So these are the 5 criteria used by Whittaker to classify 5 kingdoms. इसके अलावा एक 3 डोमेन सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है, जो डिवाइड करता है मोनेरा को 2 डोमेन्स में, आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की अलग सेपरेट किंगडम बना दी, और थर्ड डोमेन में यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच गए थर्ड डोमेन में, और मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। ये है 3 डोमेन सिस्टम। इसके डिटेल्स में हमें नहीं जाना, एनसीईआरटी ने बोल ही दिया कि हायर क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना आपको पता होने चाहिए इस 3 डोमेन सिस्टम के अंदर कि इसने मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया था। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इस 3 डोमेन सिस्टम ने प्रोकैरियोटिक को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और तीसरा बचा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे 3 डोमेन हो गए इसमें, सिर्फ इतना याद रखना आपको इसके अंदर। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, ये बात हो रही है लीनस वाले की ही, क्योंकि यही हमने पढ़ा है अभी तक एनसीईआरटी में।
included bacteria, blue green algae, cyanobacteria, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants. एंड बिकॉज इन सारे ऑर्गेनिज्म के पास एक सिमिलर कैरेक्टर था, सेल वॉल, इसलिए इन सबको एक ही ग्रुप में रख दिया गया. It placed together groups which are widely different in other characters. Of course, बैक्टीरिया और प्लांट्स में कितने सारे डिफरेंसेस हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया के आधार पे आपने उनको एक ग्रुप में रख दिया. It brought together prokaryotic bacteria and the cyanobacteria with other groups which are eukaryotic. Plants तो eukaryotic होते हैं, बैक्टीरिया prokaryotic, इनको एक ग्रुप में रख दिया गया. एक्चुअली इनको इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया. आप ध्यान रखिए, जो भी मैं पॉइंट इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ वो एक ही बार हाईलाइट करूँगा. बार बार हाईलाइट करने से फिर रिवीजन के टाइम वेस्ट होता है. इससे उसको अवॉइड करने के लिए एक चैप्टर में के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एक ही बार हाईलाइट करूंगा मैं. ये दोनों पॉइंट हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने एक साथ पुट कर दिया था. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ पुट कर दिया था. इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया. एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे पीछे, इसलिए मैंने इन एग्जाम्पल्स को हाईलाइट किया है कि क्लामाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होता है और स्पाइरोगैरा मल्टीसेलुलर, इन दोनों को एक साथ रख दिया था अंडर एल्गी. ये एक यूनिक पॉइंट दिखा आपको कि इवन इन द लीनस टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्लांटे किंगडम उसने बनाई थी उसको डिटेल से स्पेसिफाई किया था उसने कि इट इंक्लूडेड 5 डिविजन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोसोम, एंजियोसोम्स. उसने भले ही एनिमल और प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हो, लेकिन प्लांटे को उसने डिटेल्ड में क्लासिफाई किया था. तो ये एक अचीवमेंट मान सकते हैं आप लिनस का कि उसने ऐसे ही नहीं किया था. प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को नहीं फेंक दिया था उसने. प्लांट के अंदर बाकायदा उसने डिविजन्स बनाए थे. और ये हमें यहाँ से पता लगता है कि क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा के उसने एल्गी के अंदर रखा, प्लांटे के अंदर नहीं, एक सेपरेट डिवीजन के अंदर रखा. तो ये पॉइंट हमें यहाँ से पता लगता है कि सिर्फ प्लांटे नहीं रखा था लिनस ने, उसके अंदर डिविजन्स भी बनाए थे. प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्पाइरोगैरा एक फिलामेंटस फॉर्म होती है, तो ये मल्टी सेलुलर तो होगी ही. एंड क्लामाइडोमोनास होता है यूनिसेलुलर. आगे इस ये बोल रहा है कि दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हेटेरोट्रोफिक फंजाई एंड ऑटोट्रोफिक प्लांट. हमने देख लिया कि फंजाई हेटेरोट्रोफिक ही होती है और प्लांट्स फंजाई हेटेरोट्रोफिक होती है और प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, ये हमने देख लिया. और ये भी हमने पहले देख लिया कि फंजाई और प्लांट्स में इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया था. फंजाई की काइटिन से बनी होती है सेलुलर और प्लांट्स की सेलुलोज से, ये भी हमने देख चुके हैं अभी इस टेबल के अंदर. When such characteristics were considered, fungi is placed in a separate kingdom, kingdom fungi. So ये जब पता लगाया गया कि भाई सेल वॉल की कंपोजिशन तक डिफरेंस होती है इन प्लांट्स एंड फंजाई, तो उनको एक ग्रुप में प्लेस करना ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इनको सेपरेट किंगडम में रखना चाहिए. तो तब ये रियलाइज हुआ, तो तब किंगडम सेपरेट किंगडम बनाएगी फंजाई के लिए, किंगडम फंजाई. एंड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मैंने अभी आपको बताया किंगडम प्रोटिस्टा. तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बताया, याद रखने का सिमिलैरिटी सी है. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक अंडर मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक अंडर प्रोटिस्टा. ये तो आपको रट जाना चाहिए. Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella, earlier placed in algae because they had cell walls. सो क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला अब प्लेस कर दिए गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. पैरामीशियम और अमीबा भी जो पहले एनिमल किंगडम के अंदर थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी, इनको भी अब प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया है, अगेन ड्यू टू द सेम कैरेक्टर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. सो आपको ये बताया गया कि यहाँ पे कि पहले क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला एल्गी में थे और पैरामीशियम और अमीबा एनिमल किंगडम के अंदर थे, और बट नाउ दे आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा.
रीजंस भी बताए हैं आपको कि क्यों क्यों पहले वो उन किंगडम में थे और अब प्रोटिस्टा में क्यों प्लेस कर दिया उनको। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ। क्राइटेरिया चेंज हो गया। पहले उनको सेल वाल के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था, अब उनको यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक के बेस पे किया गया। तो दैट्स हाउ क्राइटेरिया चेंज्ड एंड ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट किंगडम्स चेंज्ड। एंड ये फ्यूचर में भी होगा, ये बताया गया है। एज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विल चेंज। ये आपको याद रखना है कि फ्यूचर में ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे डिफरेंटली और क्लासिफाई कर सकते हैं हम, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके दो हैं। हमें ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और ज़्यादा समझ बढ़नी चाहिए हमारी, और उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि ये दो क्राइटेरिया चाहिएंगे हमें फ्यूचर में ऑर्गेनिज्म को और बेटर क्लासिफाई करने के लिए। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। इस वर्ड का मीनिंग पीछे देख चुके हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सो ये बात आपको बोली गई है इसमें। पहले तो आपको बता दिया है कि जो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम में लिया वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर लिया। इनको आप बता भी सकते हैं कि देख के ये कौन कौन से कैरेक्टर्स उसने यूज़ किए थे। जो मॉर्फोलॉजिकल अगर हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों आते हैं मॉर्फोलॉजिकल अंदर। एंड फिजियोलॉजिकल एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनिज्म इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गए। चौथा क्राइटेरिया विटेकर ने यूज़ किया था रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, सो रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी में वो आ गया। एंड द फिफ्थ वन ही यूज्ड वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो ऑल ऑफ देम आर यूज्ड इन Whittaker's 5 kingdom classification. That's how we are saying it's the most advanced version of kingdom classification। आगे आपको बताया गया कि इस चैप्टर में हम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई को पढ़ेंगे और आगे 2 चैप्टर सेपरेटली यूज़ किए गए हैं प्लांटे और एनिमेलिया को स्टडी करने के लिए। सो अब शुरुआत करते हैं मोनेरा से। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, चाहे वो आर के बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लाइन आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोनेरा के लिए यूज़ किया गया है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एम ऐसे याद रख सकते हैं आप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई भी होती है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा भी होता है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट वर्ड सिर्फ मोनेरा के लिए यूज़ किया गया है। एक्चुअली ये होता भी मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो मोनेरा के ही हैं, प्लीज़ इसको भूलिएगा मत। बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड दिस कैरेक्टर इज नोन एज कॉस्मोपोलिटियन। सो ऐसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटियन बिकॉज दे अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ये लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है कि एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो एच से हंड्रेड्स है और एच से हैंडफुल है, तो ये प्लीज़ आप याद रख लीजिएगा इस ऑब्जर्वेशन से। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। आपको एग्जांपल देंगे हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। वैसे उसने पहले बोल दिया था कि बैक्टीरिया कैन अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये लोकेशंस बताने की ज़रूरत नहीं थी, एवरीवेयर में ये भी आ जाती हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। सो ये इन और ऑन मैंने ऐसे ही हाईलाइट नहीं किया। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। जो पैरासाइट बॉडी की दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं उनको एंडो पैरासाइट बोला जाता है। दो उनके स्किन के ऊपर सरफेस पे रहते हैं उनको एक्सोपैरासाइट बोला जाता है। और ये क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर, क्लास 12 बायोलॉजी।
बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। स्फेरिकल बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस। और ये आपको ऐसे याद रह जाएगा कि कोकस से आपको याद आ गया कोकोनट, और कोकोनट होता है गोल, सो दैट्स वाई स्फेरिकल बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलस होता है। तो बैसिलस से सिलेंडर आपको याद आना चाहिए, और सिलेंडर ऑलमोस्ट रोड शेप्ड ही होता है, सिलेंड्रिकल। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर रोड शेप बैक्टीरिया बैसिलस होता है, और इसमें स्पोर भी पाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। बैसी ऐसे एस साउंड आ रही है इसमें, तो दैट्स वाई स्पोर इसमें पाया जाता है। डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए इससे। तीसरा है कोमा शेप्ड वाइब्रियम। सो ये आप कैसे याद रखेंगे, वाइब्रियो में बी आर, इससे आपको ब्रेक याद आना चाहिए, क्योंकि कोमा जब आप यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो आपको ब्रेक लगाते हैं वहाँ पे। सो दैट्स हाउ वाइब्रियो आपको याद रहना चाहिए कोमा शेप्ड ऐसे। एंड लास्ट इज स्पाइरलम, ये तो नाम से ही याद रह जाएगा। स्पाइरलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप्ड या। एंड स्पाइरिला से आपको याद आना चाहिए फ्लैजिला। सो फ्लैजिला पाई जाती है स्पाइरलम बैक्टीरिया के अंदर। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर द शेप्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सो ये बिहेवियर कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया भाई बैक्टीरिया का। सिंपल इन स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हैं कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, तो एक ही सेल है तो सिंपल स्ट्रक्चर होगी। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब आगे समझाया गया है। इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी तरह तरह के इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। एटोट्रोफिक भी हर टाइप का होता है और हेटरोट्रोफिक भी हर टाइप का होता है, इसलिए बोला गया इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है भाई। ये बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई इसको कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बोला गया है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, इनको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक। यहाँ ध्यान देने लायक बात है, ओनली सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। आगे बोला गया वास्ट मेजोरिटी, बहुत सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जस्ट लाइक फंजाई। बैक्टीरिया में भी सैप्रोट्रॉफ्स पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ी सी आगे जाके मिल जाएगी लाइन। मेजोरिटी आर डीकम्पोजर्स, इनको ही बोला जाता है सैप्रोट्रॉफ्स, which grows on dead and decaying matter. Yeah, they depend on other organism। इस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक, एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर इसको बोला जाता है सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे है आर्के बैक्टीरिया। दे आर स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज दे सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हेलोफिल्स बोला जाता है। हेलो वर्ड इज एसोसिएटेड विद साल्ट एंड फाइल मीन्स लविंग। सो साल्ट लविंग बैक्टीरिया साल्टी एरिया में ही पाए जाएंगे। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल हो जाता है, तो थर्मो मीन्स हीट एंड फाइल्स मीन अगेन लविंग। सो हीट लविंग बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में ही पाए जाएंगे। मार्शी एरिया में जो पाए जाते हैं उनको मिथेनोजेंस पाया जाता है। इनमें क्या क्राइटेरिया है भाई कि ये इतने हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं, तो इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है। याद रखना बहुत आसान है यार, क्योंकि सेल वॉल ही वो होती है जो बाहरी एनवायरनमेंट से हमारा प्रोटेक्शन करती है, और ये हार्श हैबिटेट में लिव कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये वेल प्रोटेक्टेड हैं, तो इनकी सेल वॉल मजबूत होनी चाहिए, यानी दे मस्ट हैव अ डिफरेंट सेल वॉल फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस पाए जाते हैं इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ये रूमेन एक पार्ट होता है गट का ऑफ द ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स, इसके अंदर मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। एंड रूमिनेंट एनिमल्स के एग्जांपल आपको दिए हैं काउज एंड बफेलोज, जितने भी कैटल्स होते हैं। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन और बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्शी एरियाज क्या होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है डंग ऑफ काउज एंड बफेलो, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ मार्शी एरियाज। आगे है यू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, ये तो सबको ही याद हो जाएगा, लेकिन मुझे जो याद रखने लायक चीज़ यहाँ दिखी
वो थाउजेंड्स है। आपको डाइवर्सिटी बताई गई है बैक्टीरिया की कितने टाइप के होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। सो आपको यहाँ ये डाइवर्सिटी ज़रूर याद रखनी है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ या ट्रू से आप याद रख सकते हैं, टी से ट्रू और टी से थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़, डेफिनेटली याद रखिए इसको। दे आर करेक्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। हमने देख लिया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी हुई, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन भी बोला जाता है। और अगर वो मोटाइल है बैक्टीरिया तो उनमें फ्लैजिला पाएगा। फ्लैजिला हेल्प्स इन द मोशन ऑफ बैक्टीरिया। Cyanobacteria is some other type of eubacteria, and they are also referred to as blue green algae। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, और इनमें क्लोरोफिल ए हो जाता है होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ऑफ कोर्स अगर ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं तो इनमें ग्रीन प्लांट्स के जैसा मेजर पिगमेंट होना चाहिए फोटोसिंथेटिक वाला, दैट इज क्लोरोफिल ए। सो दिस इज ऑब्वियस स्टेटमेंट। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मराइन या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो इसने ये बोल दिया कि दे कैन एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म एंड दे कैन एग्जिस्ट एवरीवेयर। वाटर में जो कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो फ्रेश वाटर में हो सकता है या मराइन हो सकता है, साल्टी वाटर यानी सी वाटर, दोनों ही पॉसिबिलिटी उसने दे दी। टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, वो ज़मीन में भी पाया जा सकता है। एंड टेरेस्ट्रियल बोला उसने, सॉइल में पाया जाता है। इसलिए एयर एक बच गया इसमें सिर्फ, कि एयर में होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी इसने दी। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में, सॉइल में पाया जाता है वो। सो एक ये एरिया बच गया, इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखा गया कि साइनोबैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन दे आर फाउंड एवरीवेयर, इसलिए ये नहीं बोला गया क्योंकि एयर बच गया इसमें। अगर बात की जाए इसकी फॉर्म की तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यानी अकेला भी रह सकता है ये। कॉलोनियल हो सकता है, मींस इट कैन एग्जिस्ट एज अ कॉलोनी। इसके चारों ओर 3 डायमेंशन में दूसरे साइनोबैक्टीरिया पाए गए, वो अरेंजमेंट होती है कॉलोनियल। और फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है, यानी सिर्फ इसके आगे पीछे साइनोबैक्टीरिया पाए जाएं वो फिलामेंटस फॉर्म होती है। सो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ये। फॉर्म इसकी भाई सारी पॉसिबल एग्जिस्ट करता है ये। इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं हो सकती एग्जिस्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। सो ये दो प्रकार की शीथ आपको यहाँ पे मिलेगी। डायग्राम में आपको दी गई है म्यूसिलेजिनस शीथ, और कॉलोनीज के लिए बोली गई है जिलेटिनस शीथ। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपको फिलामेंटस डायग्राम दिया गया है, फिलामेंटस में होगी म्यूसिलेजिनस। आप एफएम से इसको याद रख सकते हैं, आप सुनते हैं ना एफएम, उससे इसको याद रख सकते हैं। और दूसरा ऐसे याद रह जाएगा आपको अल्टरनेट वे में कि फिलामेंटस के लिए म्यूसिलेजिनस है, तो कॉलोनीज के लिए जिलेटिनस शीत होगी। तो अल्टरनेट वे में इसका याद रह जाएगा क्योंकि दो ही शीत हैं। एक्चुअली मैंने इसके लिए भी ट्रिक बनाई हुई है, मैंने देखी नहीं ये। कॉलोनीज के लिए आप ऐसे आ सकते हैं, कॉलेज वर्ड से। आपको नीट क्रैक करके कॉलेज में जाना है ना, तो कॉलेज तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा। तो इससे आप याद सकते हैं कॉल से कॉलोनीज, और पीछे जी ई लग रहा है तो जिलेटिनस शीट, तो कॉलोनीज में जिलेटिनस शीट पाई जाती है। ये दोनों आपको बता दिया मैंने कैसे ट्रिक से याद करने हैं। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सो ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, एल्गल ब्लूम के नाम से पढ़ेंगे। ये जहाँ एल्गी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगती है उसको बोलते हैं एल्गल बूम। और साइनोबैक्टीरिया भी कर सकता है इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। तो ये ऑफकोर्स पोल्यूट कर देता है वाटर को, इसी को बोलते हैं ब्लूम। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रहा है उस वाटर में, बॉडी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली ये जो ब्लूम है ये रेड टाइड्स में मिलेंगे आपको प्रोटिस्टा के अंदर, अभी अभी आगे प्रो किंगडम के अंदर जब हम डाइनोफ्लैजिलिस पढ़ेंगे उसमें रेड टाइड्स के नाम के भी आता है। यही फिनोमिना होता है वो, जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगता है एक वाटर बॉडी के अंदर, उसी को ब्लूम बोलते हैं। डाइनोफ्लाजियस के अंदर उसको टाइड्स के नाम से फिनोमिना बताया गया है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, नोस्टॉक और एनाबीना आपको एग्जांपल दिए गए हैं। सो सम बोला गया है, तो सम क्यों बोला गया है भाई, क्यों? एक्चुअली ये जो सम बोला गया है ये सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के लिए बोला गया है, और ओनली फिलामेंटस फॉर्म, या
आप देख सकते हैं कि हेटेरोसिस्ट डायग्राम में भी बताया गया है सिर्फ फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है, और हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की तीन तीन फॉर्म हमारे पास हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। तो तीन में से सिर्फ एक ही के पास ये एबिलिटी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। सो दैट्स वाई बोला गया ओनली सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू क्यों सम बोला गया है। नोस्टॉक और एनएबी ने आपको एग्जांपल दिए, लेकिन इस डायग्राम के अंदर ये नोस्टॉक है। अगर ये डायग्राम आपसे पूछ लेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये नोस्टॉक है, अनाबीना नहीं है? तो ये ऑर्गेनिज्म, ये डायग्राम चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल रहा है सी इसका निचले पार्ट से बन रहा है, बीच वाले पार्ट से भी सी बन रहा है, और ऊपर वाले पार्ट से भी सी बन रहा है। तो ये खुद चिल्ला के आपसे बोल रहा है कि मैं नोस्टॉक हूँ, क्योंकि नोस्टॉक के पीछे भी सी आ रहा है। अब फोटो सिंथेटिक की बात हो गई, अब आगे कीमो सिंथेटिक के बारे में बोल रहा है। दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये तो मैं मान गया भाई, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर ले जाता होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लेकिन नाइट्रेट को कैसे ऑक्सीडाइज कर लिया उसने? ये एक भारी कंसेप्चुअल मिस्टेक कर दी एनसीईआरटी ने। नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता मेरे भाई। नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, एंड +5 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कैन हैव। पी ब्लॉक में आप पढ़ते हैं। सो इससे आगे इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता। कीमोसिंथेटिक हो चाहे कोई सा बैक्टीरिया हो भाई, इससे आगे इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। सो ये एक भारी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, एंड दिस इज़ नॉट द ओनली मिस्टेक दैट एनसीईआरटी मेक्स। मैंने अभी तक 2 चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, लिविंग वर्ल्ड और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उनमें भी मैं जगह जगह आपको मिस्टेक दिखाता रहता हूँ। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कहीं वर्ड की मिस्टेक है, कहीं कंसेप्चुअल मिस्टेक, और कई बार तो मिस्टेक इतनी फैटल हो जाती है कि एग्ज़ामिनेशन में भी वो मिस्टेक आ जाती है। ये अभी 2020 में ही हुआ है कोविड पेपर के अंदर। उसमें एक क्वेश्चन लिया गया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो काफ़ी साल से कैरी ऑन हो रहा था। उसी पे एनटीए ने क्वेश्चन पूछ लिया, एंड वो एज इट इज़ मिस्टेक उठा ली है एनटीए ने, एंड जो आंसर है वो गलत आंसर है। सो गलत भी आंसर भी आपको याद करके जाना था वहाँ पे। ऑफ कोर्स आपको सही आंसर भी याद होता तो अल्टरनेट वे में आप गलत आंसर याद कर जाते उसका। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन बाय एनटीए, पीछे लगा दीजिए मैड अबाउट एनसीईआरटी, सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर है। सो या एनसीईआरटी डू मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। हमको उनको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट तरीके से कंसेप्चुअली समझना चाहिए। अब आप खुद जान पाएंगे कि आपने कितने ही टीचर से पढ़ा हो या फिर कितने टाइम से आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आपने कभी ये मिस्टेक नोटिस नहीं की होगी। कंसेप्चुअल भारी मिस्टेक है। हमारे सो कॉल्ड टॉप एजुकेटर्स सालों साल पढ़ाते रहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता, ये कभी नोटिस नहीं करते ऐसी मिस्टेक्स को, ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं एस्पिरेंट्स को। सो एटलीस्ट हमें ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई अगर वो इनकरेक्ट है तो हमें उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करके ही पढ़ना है। इसके बारे में आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के भी अंदर मिल जाएगा कि एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करता है इनटू नाइट्रेट, वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। तो या नाइट्राइट में क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, उसको +5 में नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, लेकिन नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल नहीं है भाई। सो ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। एंड द कंक्लूजन आपको याद रखना है कि भाई कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक ये वाला बिल्कुल ऑक्सीडाइज कर सकता है नाइट्रेट को भी। आपको सीधे सीधे याद ये रखना है। मैंने आपको कंसेप्ट असली बात बता दी, अब याद रखने की बात बता रहा हूँ। एनटीए सीधा पूछेगा नाइट्रेट भी ऑक्सीडाइज हो सकता है इससे, एंड आंसर में ये जरूर होगा। तो याद रखना है कि आपको नाइट्रेट भी ऑक्सीडाइज होता है इससे। दे यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। सो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, कौन से
न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो जहाँ तक बात है इस रिसाइक्लिंग की, तो इससे आपको साइकिल याद आना चाहिए। और साइकिल की एटलीस्ट मुझे जो याद है सबसे सही ब्रांड, मेरा पहला साइकिल A1 का था ब्रांड का। सो ये सबसे बढ़िया मानता हूँ मैं साइकिल ब्रांड। आपको भी यही नाम याद आना चाहिए साइकिल सुनते, साइकिल A1। और A1 से आपको याद आएगा फेप्सन। सो साइकिल A1 फेप्सन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन, दीज आर रिसाइकल्ड बाय कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट। आपने अभी पढ़ा था कि वास्ट मेजोरिटी होती है हेटरोट्रोफिक की। इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो डीकम्पोजर होते हैं, यानी सैप्रोफिटिक, जस्ट द सेम एज फंजाई। फंजाई में भी हेटरोट्रोफिक में सबसे ज़्यादा डीकम्पोजर सी होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। जो पहला बैक्टीरिया यूज़ किया था फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की इवन डिस्कवरी में, उसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। मुझे ऐसे याद है फ्लेमिंग नाम के अंदर ऐसे FL आ रहा है और स्टेफाइलोकोकस के अंदर भी फाइल आ रहा है। तो ऐसे फ्लेमिंग ने इस बैक्टीरिया की हेल्प से यूज़ किया था। ये कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एक और बैक्टीरिया है NCERT में, स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको कंफ्यूजिंगली आप वो ना चूज़ कर दें, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि फ्लेमिंग ने जिस बैक्टीरिया को यूज़ किया एंटीबायोटिक के डिस्कवरी में वो स्टेफाइलोकोकस था, राइट। बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। एक्चुअली ये नेचुरली पाया जाता है फिनोमेना। लेग्यूम रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर डिटेल में ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पेज। अब आपने बहुत अच्छे अच्छे यूजेस पढ़ लिए बैक्टीरिया के, अब थोड़े बुरे भी पढ़ लेते हैं। दे आर आल्सो पैथोजेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। ये तो हमें पता है, बैक्टीरिया से बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं हमें, ये तो ऑब्वियस है। अगर हमें होती हैं, ह्यूमन बींग्स को होती हैं, तो एनिमल्स और पेट्स को भी होंगी ही। तो ये भी याद रखना, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो क्रॉप्स को भी बैक्टीरिया से डिजीजेज हो सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे, जो यूनिक सी थी, जो शायद सीधी सीधी समझ में नहीं आती कि क्रॉप्स को क्या नुकसान होगा भाई बैक्टीरिया से। होता है भाई, याद रखना है। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर, ये 4 डिजीजेज आपको दिएंगे, बैक्टीरिया कोज करता है इनको। याद रखना बहुत आसान है, CCTT, कोलेरा और सिट्रस कैंकर एंड टाइफॉइड एंड टेटनस। इवन टाइफॉइड का तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसको कोज करता है। सो या ऐसे आप याद कर सकते हैं इन चारों डिजीज़ को। अब आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। सो ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये फिजन का ही है। इससे आपको याद रह जाएगा कि बैक्टीरिया मेनली फिजन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है। इसमें फिजन में क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो करता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये फिजन का प्रोसेस है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि स्पोर्स आर मेथड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कोप अप विद अनफेवरेबल एनवायरनमेंट या अनफेवरेबल कंडीशंस एंड सीड्स आर आल्सो फॉर द सेम। सो हम जानते हैं, उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्पोर्स और सीड्स तो यूज़ ही किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए। सो या सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, यानी एसेक्सुअल, मेनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम बैक्टीरिया में पाया जाता है। मेन बात बताने वाली ये है यहाँ पे।
एंड कैसे होता है सेक्स रिप्रोडक्शन, अडोप्टिंग ए प्रीमिटिव टाइप ऑफ कोर्स यार, जो बैक्टीरिया है मोनेरा, इट इज़ अ वेरी प्रीमिटिव ओल्ड एनिमल, सो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा जो ओल्ड टाइप का होगा ना, तो दैट्स वाई इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप वो लगेगा प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। डीएनए ट्रांसफर एक कॉमन थिंग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए ट्रांसफर होता ही है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, सो ये तो एक कॉमन बात है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो प्रीमिटिव टाइप था। Mycoplasma are the organism that completely lack a cell wall and that is the reason इनको PPLO भी बोला जाता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ने वाले हैं। PPLO मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि दे कैन एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स और फॉर्म्स। ये तो ऑब्वियस है ना भाई, इससे कैरेक्टर से ऑब्वियस हो रहा है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है बैक्टीरिया के ऊपर है, सो एक रिजिड बाउंड्री नहीं है उसके अराउंड, सो वो कोई भी शेप ले सकता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ PPLO। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये भी ओबियस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होगी तो कुछ ना कुछ तो रेडियस बढ़ेगा ना उस बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ तो साइज बढ़ेगा। इसमें सेल वॉल नहीं होती यानी साइज घटा, तो दैट्स वाई स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं ये। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए इनको एनएरोब्स भी बोल सकते हैं। एंड दे आर पैथोजेनिक टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऑफ कोर्स यार अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि बैक्टीरिया एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीज़ कॉज करता है, तो ये माइकोप्लाज्मा भी है तो बैक्टीरिया ही, सो ये भी प्लांट्स और एनिमल्स किसी को नहीं छोड़ेगा। आगे है किंगडम प्रोटिस्टा। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जहाँ यहाँ पे जो यूनिक बात है वो ये है कि दिस किंगडम हैज़ नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। एक साइंटिस्ट को या बायोलॉजिस्ट को एक जो ऑर्गेनिज्म लग सकता है एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दूसरे को लग सकता है एक प्लांट, क्योंकि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें भी, और प्लांट में ऑटोट्रॉफिक होता है, तो इसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। किसी बायोलॉजिस्ट को इस वाले किंगडम वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह लग सकते हैं और किसी बायोलॉजिस्ट को प्रोटिस्ट लग सकता है। एंड इसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए हैं क्राइसोडाइनो फ्लैजलेट्स, यूलिनोड्स, लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स, दीज आर 5 ग्रुप्स इंक्लूडेड इनसाइड प्रोटिस्टा। इनको ईच एंड एवरी वन को डिटेल में पढ़ने वाले हम। दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक, एक्वाटिक मीन्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन, एक्वाटिक मतलब दोनों होता है। दिस इज़ अ यूनिक पॉइंट, इट फॉर्म्स अ लिंक विद दोज डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। ये पॉइंट हम एनिमल लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जो स्टार्टिंग यूनिट डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले मोनेरा आया, उससे प्रोटिस्टा, और फिर प्रोटिस्टा से ये तीनों किंगडम ओरिजिनेट हुए, प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो एनसीईआरटी ने टेबल के अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पहले ही ये इंट्रोड्यूस कर दिया और इसकी डेफिनेशन यहाँ बाद में दी है। सो ऐसे मजाक करती रहती है एनसीईआरटी आपके साथ। सो यूकैरियोट्स के लिए बताया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब इट हैज़ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड बेसिकली इट्स एन एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सम ऑफ देम है फ्लैजला, जो जिनके पास फैजला होगा वो मूव मूव कर सकेंगे, एंड सीलिया आल्सो। ये डिटेल में पढ़ने वाले हम कि कौन से ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजला होगी, सीलिया होगी, तो डेफिनेटली। एंड दे reproduce asexually and sexually, both type of reproduction are found in them। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं ये तो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, तो ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन होता है और फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। So these are characteristics of sexual reproduction, and yeah, both type of reproduction are found in these organism protista। आगे शुरुआत करते हैं क्राइसोफाइट्स से। द फर्स्ट ग्रुप अंडर प्रोटिस्टा
दिस इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्राइसोफाइट्स के अंदर डाई एटम्स और डेस्मिड्स होते हैं। जैसे डी डी से याद कर सकते हैं आप। डाई एटम्स हमने बोल दिया और डेस्मिड्स फिर आपने बोला, तो डाई एटम्स ऑलरेडी बोल दिया, तो डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी ही होगा, क्योंकि यही दो होते हैं इसके अंदर। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मलाइन, तो बोथ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक एक अकेला नाम बोल सकते हैं इन दोनों के लिए, फ्रेश वाटर एज मलाइन, सो दोनों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, एंड जो फॉर्म पैसिवली फ्लोट करती हैं उनको प्लैंकटन बोला गया है। ऐसे पी पी से याद कर सकते हैं आप। दे आर माइक्रोस्कोपिक, तो ये आप समझते हैं ना कि ऐसा क्यों है कि ये माइक्रोस्कोपिक है। तो ये एग्जैक्टली बाद में आ रहे हैं मोनेरा के, और मोनेरा छोटा सा होता है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। सो मोनेरा के एग्जैक्टली बाद ये आ रहे हैं एवोल्यूशन में। तो एकदम से तो माइक्रोस्कोपी यानी बड़े तो हो नहीं सकते, दैट्स वाई इनको माइक्रोस्कोपिक बोला गया है, ये छोटे ही होते हैं। दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक इन डाई एटम्स। अब इसके बाद जितनी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक बातें बताई गई हैं ये डाई एटम्स के बारे में भी हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो क्राइसोफाइट्स के अंदर दो थे, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी, तो ये गोल्डन एल्गी तो सिर्फ नाम लिखवाने आया था भाई कि मैं भी होता हूँ क्राइसोफाइट्स के अंदर। बाकी आगे प्लैंकटन के बाद जितनी सारी बातें की गई हैं वो सिर्फ डाई एटम्स के बारे में की गई हैं। सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस डाई एटम्स होता है या डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी। तो कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, गोल्डन एल्गी सिर्फ नाम लिखवाने आया था कि मैं भी हूँ क्लासिफाइड्स के अंदर। सारी बातें डाई एटम्स के बारे में होगी, ठीक है, समझ गए। इन डाई एटम्स सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स एज इन अ सोप बॉक्स। तो जैसे सोप का बॉक्स होता है ऊपर से उसको क्लोज करते हैं, सो ऐसे वो स्ट्रक्चर होती है उसमें, जैसे ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो एक दूसरे में फिट कर जाती हैं। तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है डाई एटम्स की, डब्बे की तरह बंद होता है इसमें। सेल वॉल की स्ट्रक्चर आपको बताइए इसमें डाई एटम्स के अंदर। एंड दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, सो दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल। सो सिलिका को यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी मजबूत होता है, एंड सेल वॉल के अंदर ये हो पाए जाने की वजह से उनकी सेल वॉल्स इनडिस्ट्रक्टेबल होती हैं। सो दे लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट्स। सो वो ऑर्गेनिज्म तो मर जाता है, वो जो सेल वाले के अंदर का सेल है ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑफ कोर्स ये, तो वो सेल तो मर जाती है लेकिन इसके सेल वॉल वहीं की वहीं रह जाते हैं क्योंकि इनडिस्ट्रक्टिबल है ये। एनवायरनमेंट इसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो डाई एटम्स के मरने के बाद बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो वो उनकी सेल वॉल्स इकट्ठा हो जाती हैं, सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, उसको बोला जाता है डायटमेशियस अर्थ। एंड बिकॉज ये ग्रिटी नेचर की होती है अर्थ, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग में भी, ऑयल्स और सिरप्स को फिल्टर करने के लिए भी, इन दोनों कामों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मैंने आपको बताया दिया कि डायटम्स होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ओशियंस के अंदर। प्रोड्यूसर मैंने दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट लेवल ऑफ इकोसिस्टम हिराकी विच प्रोड्यूसेस फूड ईदर फ्रॉम केमिकल्स जिनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, एंड ईदर फ्रॉम सनलाइट। सो ओशियंस में क्योंकि सनलाइट पहुंचना ज़्यादा मुश्किल होता है, कहीं कहीं पहुंच पाती है, एरियाज़ में काफ़ी नीचे होते हैं डीप डेप्थ के अंदर, सो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं पाए जाते, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं। वो किन्हीं और ऑर्गेनिज्म के लिए होता होगा। दीज आर ओनली फोटोसिंथेटिक, सो या दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स बाय द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेटिक्सिस। So this was all about chrysophytes. Now dinoflagellates. एक्चुअली टाइम काफ़ी हो चुका है, एंड अगर इस चैप्टर के पेजेस की मैं बात करूं तो वी आर जस्ट एट 6 एंड 1/3 ही हुआ है जस्ट। सो इस लेक्चर में तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाला चैप्टर। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम डाइनो फ्लैजलेट्स इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।